हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर नंबर 2 के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या और भी चीजें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने कल कुछ चीजें जान ली थी, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह कि ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है ना, और सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं थी जिसको हम लोगों ने जाना था और कैसे ये वैदिक सभ्यता से अलग है कुछ हद तक, ये भी मैंने छोटा सा इंट्रो दिया था इसमें। ठीक है, बाकी तो जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे ही। ठीक, तो अब जो है इसकी जो विशेषताएं थी उससे रिलेटेड हम लोग कुछ जाने कि और भी चीजें क्या। ठीक है, तो और भी चीजों में क्या कि ये क्या कह रहा है कि नगरीकरण। ठीक है, नगरीयकरण, कैसे नगरीयकरण, है ना, तो क्या कह रहा है कि लोथल के दुर्ग क्षेत्र का आकार विषम त्रिभुज चतुर्भुजकार था। ठीक है, चतुर्भुज मतलब चारों कोनों से। ठीक है, यानी लोथल का दुर्ग कैसा था, चतुर्भुजाकार था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बनवाली का दुर्ग कैसा था, वृत्ताकार था। ठीक है, इसको याद रखना है बस ऐसे ही। ठीक है, 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कालीबंगा का दुर्ग और निम्न क्षेत्र प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, किससे, प्राचीर से घिरा हुआ था। उसके बाद क्या कह रहा है, ईंटें जो है वक्राकार कहां से मिली है, चनहोदरों से मिली है। ठीक है, ये चारों चीज आपको याद रखना है। ठीक, क्या क्या, लोथल जो है उसका दुर्ग कैसा, चतुर्भुजाकार, बनवाली का वृत्ताकार, कालीबंगा और निम्न क्षेत्र का कैसा, प्राचीर से घिरा हुआ था, और वक्राकार ईंटें कहां से मिले हैं, चनहोदरों से मिले हैं। ठीक, इसके बाद जो है आपका घर और मकान कैसा होता था। ठीक है, विशेषताएं हम लोग जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि क्या चीजें कैसी थी। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, घर और मकान कैसे थे, तो कह रहा है कि घर जो है पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है, और अनुपात कितना था, 4, 2 और 1 में। ठीक है, अब प्रत्येक घर में रसोई घर, स्नान घर और आंगन मौजूद था, जो कि अगर इस जमाने में देखा जाए तो इस जमाने में भी रहता है सबके घर में, है ना। तो वही कह रहा है कि ये सारी चीजें भी मौजूद थी उस टाइम। ठीक, फिर क्या कह रहा है, घरों में खिड़कियां और दरवाजे थे जो कहाँ खुलते थे, मेन चौराहे पे न खुल करके गली में खुलते थे। ठीक है, इसके पीछे रीजन रहा होगा, रीजन क्या कि पॉल्यूशन से बचा जा सके, है ना, डायरेक्ट धूल मिट्टी अंदर ना आए। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, क्या, लोथल, जहां पे जो है मेन गेट जो है कहाँ खुलता था, मेन सड़क खुलता था। ठीक है, गली में नहीं खुलता। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है आपका, जल निकासी व्यवस्था। तो कह रहा है जल निकासी व्यवस्था में सबसे पहले क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता अगर देखा जाए तो जल निकासी ही व्यवस्था है। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था ही क्या है, सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर भूमिगत नालियां बनी थी जो मेन होल से जुड़ी हुई। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि घर के जो है आसपास छोटी छोटी नालियां होती हैं जो कि किसी बड़े नाली से जाकर के जुड़ता है, तो सारा पानी इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है, बड़े नालियों में। वैसे ही उस जमाने के लोग इतने बुद्धि विवेक से सक्षम थे कि वो उस समय ऐसी व्यवस्था करके रखते। ठीक है, कि छोटी नालियां बनी थी भूमिगत जो कि मेन होल से जुड़ी होती थी,
और साथ में सफाई की भी व्यवस्था थी उसमें, है ना। और नालियां कैसे बनी थी, पक्की ईंटों की नालियां बनी, ठीक है। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ जगह है, जैसे कि आपका कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नालियां, है ना, और चनहूदरों से मिट्टी की बनी हुई नालियां देखी गई, ठीक है। साधारणतः देखा जाए तो नालियां कैसी थी, पक्की ईंटों की थी, ठीक है। अपवाद देखा जाए तो कालीबंगा से कैसी मिली है नालियां, लकड़ी की, और चनहूदरों से मिट्टी की, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जल जमाव का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यानी इतनी अच्छा व्यवस्था था, इतना अच्छा व्यवस्था था कि कहीं भी जो है जल के जमाव का साक्ष्य नहीं मिला है। और अभी देखा जाए तो जल इकट्ठा हो जाता है ना, बारिश वगैरह होता है तो, है ना। तो उस समय सोचिए इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जल वगैरह इकट्ठा नहीं होता था, है ना। अब क्या कह रहा है, नालियों को भी पत्थर की पट्टियों से ढका गया था, जो सफाई के उद्देश्य से निरीक्षण क्षेत्र की रेखाओं में रखी गई थी, है ना। अब क्या कह रहा है, नालियों को भी जो है कैसे रखा गया था भाई, सफाई की दृष्टि से ढक करके रखा जाता था, है ना। सोचिए कितना अच्छा व्यवस्था रहा होगा उस जमाने का, है ना। चलिए अब इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, अन्नागार, ठीक। तो क्या कह रहा है भाई कि अन्नागार नदी के किनारे और दुर्ग के बाहर होता था, जबकि मोहनजोदड़ो में दुर्ग के अंदर पाया गया है। देखिए ये हर जगह अपवाद रहता है, कोई भी बात अगर आप देखा जाए तो सटीक नहीं बैठता है, कहीं कुछ ना कुछ अपवाद तो होता है हर जगह का। वैसे ही कह रहा है कि अन्नागार कहाँ था, नदी के किनारे और दुर्ग के बाहर, लेकिन मोहनजोदड़ो में कैसा, अन्नागार दुर्ग के अंदर। वैसे ही हम लोग नालियों में भी देखे, वैसे हम लोग सड़क में भी देखे, है ना। कुछ कुछ अपवाद हैं और इसी चीजों से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, लोथल से लकड़ी के अन्नागार प्राप्त, लोथल से कैसे अन्नागार प्राप्त हुए हैं, लकड़ी के। अन्नागार का मतलब क्या होता है, जहां पे स्टोरेज होता है ना, अन्न भंडारण। अब अन्न क्या होता है, जो अनाज होता है उसी को हम अन्न बोलते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से रखे कहीं पे स्टोरेज करके, है ना, तो उसी को हम कहते हैं अन्नागार, यानी अन्न का भंडारण करता है। क्लियर, अन्नागार क्या। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो में अन्नागार से अनाज के साक्ष्य नहीं मिले, बना तो है लेकिन अन्न का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो भाई इतने जमाने हो गए, इतने साल पुराने समय की बात है, तो जरूरी तो है नहीं कि हर चीज मौजूद ही हो साक्ष्य के तौर पे, तो हो सकता है कि विलुप्त तो हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है, मोहनजोदाड़ो से मिला अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पे तो एक मूवी भी बनी, मूवी देखने को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मूवी वही देखिए जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की होती है, ताकि आपका हिस्ट्री अगर आपको क्लियर करना है, कुछ चीजें जो नहीं याद होती तो वो उसमें मदद करती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्नानागार। अब स्नानागार क्या होता है, नहाने का जगह, ठीक है। जैसे कि कुछ नदी तालाब पोखर टाइप का कोई एरिया बना हो, उसी को हम स्नानागार कहते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है, ये स्नानागार। जैसे आप पोखरा देखे होंगे, तो पोखरा कैसे होता है, बीच में पानी और चारों ओर से सीढ़ियां रहती हैं जाने के लिए, है ना, और बैठने का कुछ कुछ स्थान रहता है। वैसे ही बना हुआ है ये, देखिए वैसे ही है एकदम, है ना। तो क्या कह रहा है, स्नानागार, तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से स्नानागार धार्मिक सामूहिक स्नान के लिए इस्तेमाल किए जाते, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं छठ पूजा, है ना, छठ पूजा होता है तो क्या होता है कि भाई जो महिलाएं होती हैं इधर इधर कुछ कुछ किनारे ऐसे बैठी रहती हैं, और जब सूर्य देवता को जल वगैरह देना होता है तो क्या करती हैं, नदी में किनारे किनारे उतरती है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जैसे कि आप मान लीजिए गंगा जो है, गंगा जी में जाते हैं नहाने, तो क्या करते हैं, नदी में उतरते हैं किनारे किनारे पे और स्नान करते हैं, है ना। और उसके किनारे क्या होता है, कपड़े बदलने का स्थान वगैरह भी होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं, टेम्परोरी भी होता है और अच्छे से भी बनाए जाते हैं, है ना। तो सेम चीज जो है यहाँ पे था, है ना, सेम चीज। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या लिखा है आगे, देखिए। आने जाने के लिए उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी, है ना,
ऐसा तो है नहीं कि भाई उड़ करके कोई चला जाएगा, उड़ करके तो नहीं जा सकता ना, उसके लिए सीढ़ी चाहिए, तो सीढ़ी बना हुआ था। और क्या कह रहा है, वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बताए हैं हम, जैसे अभी भी है ना, वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम रहता है ना, महाकुंभ गए होंगे लोग आप लोग तो देखे होंगे ये चीजें, है ना। तो वही क्या कह रहा है, वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम था, ठीक। और अभी भी रहता है, ऐसा नहीं है कि महाकुंभ के टाइम, मतलब मेजोरिटी लोग महाकुंभ के टाइम ही गए थे। और ऐसे जो लोग जाते रहते हैं उनको पता ही होता है ना, बेसिक चीजें हैं। अब क्या कह रहा है, सड़कें, सड़कें, सड़क कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण काटती, संपूर्ण काटती थी मतलब भाई ऐसे ऐसे गया, ठीक है, और रास्ता बना रहता था, ठीक है, संपूर्ण काटते थे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, सड़कों का जाल फैला हुआ था जिसे एक्सपोर्ट सर्कस कहा जाता है ना, कि हर जगह जो है अच्छे से सड़क बना हुआ था सबके आने जाने के लिए, कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। और अभी भी हम लोग देखते हैं तो सड़कें बनी हुई है ना हर जगह आने जाने के लिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, मुख्य सड़क की चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती थी। सोचिए कितना अच्छा व्यवस्था था, जो इस जमाने में भी है। अब तो भाई देखते ही आप लोग, सड़कें हैं, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, वैसे ही सेम था उस समय में। सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता था, हम लोग क्या तो ट्रैफिक होता है ना इस समय, लेकिन उस समय ट्रैफिक नहीं होता था। हाँ, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उस समय जनसंख्या कम होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मुख्य मार्ग पर कूड़ेदान की व्यवस्था थी, है ना। हम लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी वाला आता है और उसको देते हैं, है ना, लेकिन वहां पे क्या था, जैसे विदेशों में रहता है, देखते हैं सामने, ऐसा नहीं है, अपने वहां भी होता है, लेकिन बहुत हद तक हर जगह उपलब्ध नहीं है ना। बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हो सकता है पर हर जगह यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर छोटे शहर या छोटा जिला वगैरह देखा जाए तो वहां नहीं होता है ऐसा इतना प्रॉपर। तो कूड़ेदान की भी व्यवस्था थी मुख्य मार्ग पर, सोचिए कितना अच्छा व्यवस्था है ना। चलिए, तो इसको याद रखना है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक, याद हो जाएगा। वापस से हम रिवाइज कराएंगे, जैसे ही अभी क्लास हम खत्म करेंगे वापस एक बार रिवीजन कराएंगे, जैसे कि हमेशा ही हम कराते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, नोट। अब नोट क्या कह रहा है कि मैके ने हड़प्पा सभ्यता पर प्रतिनिधिक मूलक या लोकतंत्र या जनतंत्र वर्ग का शासन बताया है। यानी उनका कहना यह था कि कोई जनतंत्रात्मक वर्ग था जो कि क्या करता था, हड़प्पा संस्कृति पे शासन करता, ठीक है। अब ऐसे ही जो है, देखिए विचारक क्या होते हैं, उन चीजों को देखे समझे और अपना एक थॉट बता दिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछा जाए तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग राय होता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में। कोई किसी के बारे में अच्छा बोल सकता है, कोई बुरा बोल सकता है, कोई मिक्स बोल सकता है, अच्छा बुरा दोनों, कि हाँ भाई इसके में ये क्वालिटी ऐसी लगती है, वो क्वालिटी ऐसी लगती है, ठीक है। तो वैसे ही जो आपके राइटर हैं, थिंकर हैं, वो भी जिस वे में, हर इंसान की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, तो जो जिस तरीके से किसी चीज को लेता है वैसा उसका सोच डेवलप होता है। तो वैसे ही सब अपना अपना सोच क्या किए हैं बताएं, ठीक है, और वही हम लोग को जानना है, ठीक। तो क्या कह रहा है भाई, मैके बोल दिया कि जनतंत्रात्मक वर्ग का शासन है। RS शर्मा क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता वणिक यानी व्यापारिक वर्ग का शासन, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा क्या है, AL बाशम, ये क्या बोले हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था, ठीक है। तीनों अलग अलग गाय, जनतंत्रात्मक कौन कहा है, मैके। RS शर्मा सॉरी क्या कहे हैं, व्यापारिक वर्ग। और AL बासम क्या कहे हैं, आपके पुरोहित वर्ग का था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसके बाद सामाजिक जीवन कैसा था, तो महिलाओं की स्थिति, है ना, सामाजिक जीवन में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति मात्र सत्तात्मक समाज, है ना, यानी माता का जो है ज्यादा चलता था परिवार में देखा जाए। और इस जमाने में क्या है, पितृ सत्तात्मक समाज है ना। और वैदिक काल से ही पितृ सत्तात्मक समाज मतलब स्टार्टिंग हो गया था उसका, और आज तक चला ही आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है, यानी महिलाओं की स्थिति अधिक शक्तिशाली थी
क्योंकि महिलाओं को बराबर रूप से आर्थिक उत्पादन में भागीदारी दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है महिलाओं कि आप सशक्त बनिए, खुद से कमाइए। जब आप खुद से कमाएंगी तो समाज में आपको अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। अच्छी दृष्टि इन द सेंस, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो महिलाएं कुछ नहीं करती हैं फिर भी बराबर का सम्मान किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा है, ऐसा समाज ही अपना, कि जो महिला कुछ नहीं करती है उसको एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो महिला जो है कि बस ऐसे ही उसका जीवन चल रहा है, उसके जीवन से, उसके एम से, उसके ड्रीम से किसी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे लोग हैं समाज में जो कि सोचते हैं कि अगर घर का काम इंसान कोई कर रहा है तो कुछ नहीं है घर का काम, लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर वो 2 रोटी बनाकर न दे तो आपका गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन उस काम का वैल्यू नहीं है लोगों के अंदर, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह अपवाद है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो इन चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल प्रोस्पेक्टिव बता रही हूँ लोगों का कि लोग कैसे होते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि अपने लिए आप खुद हैं, और जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे कोई आपकी मदद करने आने वाला नहीं है ना। तो ये रियलिटी है समाज की और दुनिया की। ठीक है, वही कह रहा है कि भाई महिलाओं की स्थिति कब अच्छी थी, जब वो आर्थिक उत्पादन में भागीदारी रखती है ना। देख लीजिए इतिहास, हम बताए ना पहले क्लास में कि इतिहास जो है पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि अतीत से आप कुछ सीखें, अच्छी चीजों को अपनाएं, ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके, है ना। ये चीजें इम्प्लीमेंट करती हैं लाइफ, है ना, और दिख भी रहा है सामने, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, सर्वाधिक नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। रीजन उसके पीछे मातृ सत्तात्मक समाज था, इसीलिए शायद, है ना। फिर क्या कह रहा है, सैंधव समाज सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना। मातृ देवी की पूजा कहाँ होता था, वही सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सैंधव समाज। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से एक देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है, गर्भ से पौधा निकल रहा है। ये क्या दर्शाता है कि दुनिया की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति कौन कर रही है, एक महिला कर, है ना। महिला जो है वो क्या करती है, पूरे समाज का निर्माण, यही दर्शाता है। क्योंकि भाई उसके गर्भ से पौधा निकालने का क्या सेंस, पौधा निकालने का ये सेंस है कि जीवन देने वाली है वो, है ना। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो खान पान, यानी कि उस समय कैसा खान पान था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाहारी थे, यानी कि वेज भी खाते थे और नॉन वेज भी खाते थे। ठीक है, सर्वाहारी। फिर क्या कह रहा है, यहाँ के लोग खेती एवं शिकार करते थे। ठीक है, यानी कि खेती और शिकार करना दोनों ही इनको आता था और करते थे। ठीक, फिर क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे भाई, गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते थे, उगाते थे। फिर क्या कह रहा है, इन्होंने नए उपकरण भी विकसित किए जिन्हें हल कहा जाता था, है ना। हल बनाए थे, देखा जाए तो मिट्टी का ही हल मिला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जिसे बीज बोने, ठीक है, और मिट्टी को पटाने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि भाई जब तक अंदर तक खुदाई नहीं होगा तब तक अनाज कैसे उगेगा। अब तो भाई बहुत सारी मशीनें हैं जिसे अच्छे से खुदाई करके उसको अच्छे से जो है रोप करके क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। उस जमाने में मिट्टी के और लकड़ी के हल मिले थे, है ना। लोहे का भी अभी यहाँ पे खोज नहीं हुआ था। वैदिक सभ्यता में जो है, उत्तर वैदिक सभ्यता के टाइम लोहे की खोज हुई, और उसके बाद आप अगर कृषि देखेंगे तो बहुत ही तेजी से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। मानव का जो है जीवन शैली और बेहतर हो सका, व्यापार बढ़ सका, है ना। तो ये सारी चीजें हुई थी उस समय में।
ठीक है, तो याद रखना है आपको कि हल क्या किया गया था, बनाया गया था। हल कैसा था, तो मिट्टी का था, और उसको जो है कृषि प्रयोजन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या कह रहा है, कम वर्षा के कारण सिंचाई की एक विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी कि वर्षा उस समय बारिश अगर कम होती थी तो सिंचाई के लिए एक विधि का प्रयोग किया गया था कि पानी वगैरह स्टोरेज करके रखने। ठीक, और अक्सर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ मिला है, तो नदी किनारे ही मिला है। रीजन क्या है, कृषि। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हड़प्पा के लोग मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। ठीक है, यानी कि ये सारे भाई पशु भी पालते थे वो, और कई स्थलों के आसपास पानी और चारागाह भी मौजूद है ना। लोगों ने फल, मछलियां इकट्ठा की और जंगली जानवरों का शिकार किया। ठीक, कि भाई पेट पालने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये भेड़ बकरी क्यों पालते थे, दूध निकालने के लिए, और भैंस भी दूध निकालने के लिए, और कई स्थान पे क्या चारागाह मौजूद था, सामान वामान रखने के लिए कृषि का, और फल वगैरह इकट्ठा करके रखते थे, मछलियां इकट्ठा करके रखते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना। पानी में मछलियां मिलती हैं तो इजीली अवेलेबल रहता था, और ये लोग अपना जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सैंधव वासियों के मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन के साधन में वो क्या क्या यूज करते थे भाई, मनोरंजन का साधन क्या था इनका, तो क्या था, नृत्य। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए तरह तरह के नृत्य करते थे। नृत्य मतलब डांस करते थे। ठीक है, नाचते गाते थे, है ना। संगीत, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गीत संगीत से भी रुचि लेते थे, है ना। भाई देखिए, मनोरंजन के साधन पे क्या, अगर आप बहुत परेशान हैं, अब ठीक है, किसी कारणवश बहुत गुस्सा आए, बहुत परेशान है, किसी चीज से जो है मन दुखी है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मन को खुश करने का, अपना मन पसंद का गाना लगाइए और जैसे समझ में आए वैसे नाचना शुरू करिए। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है डोपामाइन रिलीज होगा और आप खुश हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, माइंड क्या होगा आपका, डाइवर्ट हो जाएगा और खुशी का अनुभव होगा तुरंत। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक, तो भाई हर किसी को चाहिए गीत संगीत नृत्य, उस जमाने में भी था, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, शिकार करना। शिकार करना हड़प्पा वासियों का प्रिय मनोरंजन। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पशु युद्ध। भाई क्या करते थे, जानवरों को लड़ाते थे। अभी देखेंगे आप साउथ वगैरह में भी तो बुल फाइट वगैरह होता है, मुर्गा लड़ाया जाता है, बैलों को लड़ाया जाता है ना। फिर क्या कह रहा है, शतरंज। ध्यान रखिएगा इस चीज को, शतरंज का खेल सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, याद रखिएगा, है ना। चेस, जिसको चेस बोलते हैं, तो शतरंज का खेल सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक, अब हम लोग आते हैं धर्म पे। अब क्या कह रहा है धर्म में, कि सैंधव सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे। ठीक है, प्रकृति की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक, जिसमें वृक्ष, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, पशु, नाग आदि शामिल थे। ठीक है, यानी कि पेड़ की पूजा करते थे। पेड़ क्या देता है, ऑक्सीजन। पक्षी, सूर्य प्रकाश देता है, इसी से क्या होगा भाई, अनाज खेती वगैरह होगा। चंद्रमा रात में रोशनी देता था। पशु क्या करता है भाई, दूध वगैरह देता है ना, देख रेख करता है। फिर क्या कह रहा है, नाग आदि शामिल थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है पशुपति की भी पूजा करते थे। देखा जाए तो लॉर्ड शिवा की, ठीक है, शिव जी की पूजा करते थे। और शिव जी पे कौन रहते हैं भाई, नाग देवता तो रहते हैं, है ना। फिर क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त वह मातृ देवी की पूजा करते थे। ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग, एक पशुपति शिव की मोहर मिली है वहां से, जिसमें 5 पशुओं की आकृति है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति देवता को आदि शिव की संज्ञा दी है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो एक ऐसा मुहर मिला है जिसपे एक व्यक्ति है जो ध्यान लगाए हुए है और उस पे जानवरों का चिन्ह है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि वो शिव जी हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान लगाने का काम कौन करता है, शिव जी ही करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए यही है ना, यही है। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज था।
ठीक है, यानी कि सब कुछ है, जैसा जिसको समझ में आए, जिस देवता की पूजा करनी है वो कर सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, मंदिर का कोई संरचना नहीं मिला है क्या, यानी कि मंदिर के बारे में कोई संरचना वगैरह नहीं मिली। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग आमतौर पर मातृ देवी, पशुपति महादेव एवं लिंग और योनि की पूजा करते थे, है ना, क्योंकि इनको पता था भाई कि ये जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो हुई कहाँ से, है ना, क्या चीजें इसेंशियल हैं, जरूरी है ना मानव के लिए, तो वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी पूजा करते। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कालीबंगा में अग्रिवेदियों की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि पूजक थे, है ना, हवन का जो है एक देखा जाए तो अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से। ठीक, यानी इसका मतलब क्या कि ये लोग अग्नि पूजा भी करते, ठीक, जिससे साबित होता है। अब क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के अनेक पूरा स्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकन एवं ताम्र पट्टों आदि पर पशुओं का अंकन है। ठीक है, बहुत सारे जो पशु हैं उसको क्या किया गया है, मुहर पे क्या किया गया है, छाप दिया गया है, अंकन किया गया है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, वे पेड़ को जीवित के रूप में विश्वास करते थे। ठीक है, बताए है ना प्राकृतिक पूजक है, तो पेड़ को क्या मानते थे भाई कि ये जीवित है, क्योंकि वो फल देता था ना, तो इनका जीवन यापन करने में मदद करता था, इसलिए। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जो मुहर पर पीपल या बबूल के पेड़ के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, यानी कि पीपल और बबूल का पेड़ क्या किया गया है, चित्रित किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा रिलीज कौन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा लेता कौन है, यही पेड़ लेता है ना, इस वजह से। फिर क्या कह रहा है, जो एक बाघ द्वारा दर्शाई गई एक बुरी शक्ति के खिलाफ एक संरक्षक आत्मा द्वारा संरक्षित था। अब ये क्या कह रहा है कि एक बाघ भी जो है वो भी दर्शाया गया है, जो बुरी शक्तियों से क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ठीक है, अब पहले वापस से हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पूरे क्लास में संभवतः कल जो है सिंधु घाटी सभ्यता हम खत्म कर देंगे इसके नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 3 लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी, आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू किए थे सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2। क्या हम लोग पढ़े आज कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण, सबसे पहले तो क्या क्या चीज हम लोग कुछ चीजें देखें कि लोथल कैसा है, चतुर्भुजकार, बनावली कैसा, वृत्ताकार, कालीबंगा कैसा, प्राचीर, और वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, चनमुदरों से मिला है। फिर घर मकान हम लोग देखें तो मकान जो है उसमें क्या रहता था, रसोई, स्नान घर और आंगन वगैरह रहता था। घरों का जो खिड़की है वो गली में खुलता था, लेकिन लोथल ऐसा जगह है जहाँ पे मेन द्वार जो है आपके रोड पे खुलते। ठीक है, जल निकासी तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सफाई की भी व्यवस्था थी, बड़ी छोटी नालियां बड़ी नालियों से मिलती थी, और कोई भी जो है पानी जमाव का साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, नालियां ढकी रहती थी, और अधिकतर नालियां पक्की ईंटों की बनी है। कुछ जगह जो है अपवाद है, जहाँ पे कहीं मिट्टी की नालियां हैं, कहीं पे आपके लकड़ी की नालियां। ठीक है, कालीबंगा में लकड़ी की और मिट्टी की कहाँ पे, चनमुदरों में। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखें, अन्नागार। तो भाई अन्नागार जो है आप कहाँ, नदी किनारे दुर्ग के बाहर, लेकिन जो है आपका मोहनजोदाड़ो है जहाँ पे दुर्ग के अंदर मिला है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, स्नानागार कि भाई एक जो है धार्मिक प्रयोजन के लिए एक नहाने का कोई स्थान था। ठीक, उसके बाद जो है वहां पे क्या था, सीढ़ियां वगैरह लगी हुई थी, और कपड़े बदलने के लिए जो है कमरे बने हुए। ठीक है, उसके बाद सड़कें हम लोग देखें तो सड़कें जो है बहुत अच्छी व्यवस्था में थी, एक शहर को जो है दूसरे नगर से जोड़ने का काम करती थी। कोई ट्रैफिक जो है वहां पे ट्रैफिक वगैरह नहीं जमा होता था, और सफाई की दृष्टि से कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, नोट यानी कुछ चीजें बताया है कि कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरीके से देखता है। तो मैके कहते हैं कि जनतंत्रात्मक वर्ग का शासन था। R.S. शर्मा क्या कहते हैं कि भाई व्यापारिक वर्ग का शासन था, और A.L. बाशम क्या कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें कि सामाजिक जीवन कैसा,
तो महिलाओं की स्थिति, मात्र सत्तात्मक समाज था, महिलाओं की स्थिति शक्तिशाली थी क्योंकि वो आर्थिक उत्पादन में भागीदार रहती थी, है ना, समान रूप से। फिर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ठीक। और एक स्ट्रक्चर है, एक मूर्ति है जिसमें से पौधा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दर्शाया गया है, ठीक। अब खान पान कैसा था, तो सर्वाहारी थे, वेज नॉन वेज वाले दोनों। शिकार करते थे, ठीक। क्या क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों, ये सारी चीजें उगाते थे, ठीक। क्या पालते थे, वो मवेशी के तौर पे भेड़, बकरी और भैंस वगैरह पालते थे। मछली पालन जो है, मछली पालन नहीं कह सकते, मछली इकट्ठा करते थे, फल वगैरह इकट्ठा करते, जंगली जानवरों का शिकार करते, ठीक। अब मनोरंजन के लिए क्या, तो नाच गाना करते थे, है ना। फिर क्या, शिकार करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे। और शतरंज जो है कब से आया है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही आया है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि धर्म वगैरह, तो किसका किसका भाई पूजा वगैरह करते थे ये, प्राकृतिक पूजक थे, वृक्ष का पूजा करते थे, पक्षी का, सूर्य, चंद्रमा, पशु, नाग, मातृ देवी का पूजा, पशुपति का पूजा करते थे, है ना, लिंग का पूजा करते थे, योनि का पूजा करते थे, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि इनके मुहरे कैसे थी, तो ज्यादातर पे जानवर थे, और पीपल और बबूल का भी जो है साक्ष्य मिला है। और एक मुहर पे कैसा, बाघ जो है बुरी शक्तियों से लोगों को रक्षा करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें मिली। चलिए, आज का लेक्चर यहीं खत्म। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करिए, क्यों, इसी से अपने को मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो आपके लिए बना सके बेहतर बेहतर। और कमेंट किया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा है, ताकि पता चल सके कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किया करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और बता दूं मैं कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है, क्लास से रिलेटेड 7408472720, ठीक है। इस पे आप एक मैसेज दे सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।